Hello everyone, this is Dr. Shailja and welcome to another lecture on sexual reproduction in flowering plants. इससे पहले दो वीडियोज़ में हमने बात करी थी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. बिफोर वी गेट स्टार्टेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. पॉलिनेशन, ठीक है. तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है जब हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफ़र होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि एंथर से वो पहुंचते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि स्टिग्मा के पास, ठीक है. तो पॉलिनेशन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, ठीक है. ये हमारा एंथर है. एंथर के पास क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं. तो जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज़ पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन हमारे पास क्या होती है? तीन तरह की होती है. बाय नेम्स उनको तीन तरह को हम कैसे बोल सकते हैं? ऑटोगैमी, जीटनोगैमी एंड जीनोगैमी, ठीक है. अब ऑटोगैमी नाम खुद ही बता रहा है. ऑटो मतलब क्या होता है? अपना. तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? एक प्लांट है. तो जो प्लांट क्या करेगा? अपने पास से ही पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कराएगा अपने एंथर से अपने स्टिग्मा तक. दैट इज़ ऑटोगैमी, ठीक है. जीटनोगैमी क्या होगी? मान लीजिए एक प्लांट है, उसके अंदर क्या है? उसके पास दो फ्लावर्स हैं, ठीक है. हमने इसमें क्या किया? सेम फ्लावर के अंदर हमारे पास क्या हुआ? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र है. इसमें क्या होता है? जीटनोगैमी में एक प्लांट के दो फूल के बीच में क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का. यानी कि इसमें होगा क्या? एक फ्लावर का एंथर होगा और दूसरे फ्लावर का क्या होगा? पिस्टिल होगा, ठीक है. तो उनके बीच में क्या रहेगा? हमारे पॉलिनेशन होगी. फिर आती है जीनोगैमी. जीनो मतलब होता है दूसरी स्पीशीज़, डिफरेंट, ठीक है. तो जीनोगैमी होती है जब दो प्लांट्स के बीच में होगी. मान लीजिए कि एक प्लांट ए है, प्लांट बी है, तो जब इनके बीच में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ जीनोगैमी, ठीक है. ऑटोगैमी यानी कि सेम प्लांट होगा और सेम फ्लावर होगा. जीटनोगैमी प्लांट एक ही होगा लेकिन फ्लावर्स क्या होंगे? दो होंगे. और जीनोगैमी क्या होगी? जब दो तरह के प्लांट्स हैं उनके बीच में क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है. अब क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? सेम ही फ्लावर के बीच में, मतलब प्लांट एक ही है और सेम ही फ्लावर है, तो उसके अंदर अगर पॉलिनेशन हो रही है तो उसको नाम क्या दिया जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि फ्लावर इज सेल्फ पॉलिनेटिंग. जीटनोगैमी में हम क्या कह सकते हैं? जीटनोगैमी में हो क्या रहा है? बेशक प्लांट एक है लेकिन फ्लावर्स तो दो है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है. फंक्शनली हम क्या कह सकते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है. जीनोगैमी में दोबारा से दो प्लांट्स है, दो फ्लावर्स है, उनके बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये भी क्या होगी? क्रॉस पॉलिनेशन होगी, ठीक है. अब जहाँ पे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी कि एक ही प्लांट है तो ट्रांसफ़र उसी के बीच में हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? कोई वेरिएशन हमें देखने को ही नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे क्या होता है? नो जेनेटिक वेरिएशंस प्रेजेंट. जबकि जीटनोगैमी में हमने क्या देखा? प्लांट, यहाँ पर भी एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है. मान लीजिए यहाँ पे लिली का फ्लावर है, ठीक है. तो लिली के प्लांट में क्या हो रहा है? दो फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जीन्स तो लिली के ही जाएंगे ना. तो यानी कि ये भी क्या होगा? जेनेटिकली ये क्या होगा? इसके अंदर सेम जीन्स जाएंगे. जबकि जीनोगैमी में मान लो दो प्लांट्स है, प्लांट ए है, प्लांट बी है, तो दोनों प्लांट्स के जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर क्या होंगे? दोनों प्लांट्स के जीन्स जाएंगे. इसलिए इसमें जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, जबकि इन दोनों में जेनेटिक वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती, ठीक है. तो इसमें तीन चीज़ें याद रखनी है. ऑटोगैमी में सबसे पहले क्या होएगा? सेम फ्लावर होगा, ठीक है. जीटनोगैमी में क्या होगा? सेम प्लांट होगा लेकिन दो डिफरेंट फ्लावर्स होंगे. और जीनोगैमी में क्या होगा? दो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है. फिर इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट जो है उसी के अंदर ही हो रही है, तो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. इसको हम क्या कह सकते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो हमारे हैं पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं. जीनोगैमी दोबारा से क्या रहेगी? क्रॉस पॉलिनेशन रहेगी. और इसमें हमें जेनेटिक वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि एक ही प्लांट के जीन्स जाएंगे, जबकि इन दोनों में हमें जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है. ओके, तो ऑटोगैमी होती क्या है? बाय डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बोलती है कि ऑटोगैमी इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, जीटनोगैमी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जबकि जीनोगैमी क्या होती है? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, अब जीटनोगैमी में मैंने बताया अभी कि इसके अंदर हमें देखने को क्या मिल रही है? सेल्फ पोलिनेशन। इसमें देखने को क्या मिलती है? क्रॉस पोलिनेशन। तो एनसीईआरटी में एक लाइन है जो आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकती है नीट में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शनली अगर हम देखें तो ये क्या होगी? क्रॉस पोलिनेशन हो रही है ना, तो फंक्शनली ये किसको रिजेंबल करेगी? जीनोगैमी की। जबकि जेनेटिकली हमने देखा कि सेम प्लांट के जीन्स जाएंगे तो जेनेटिकली किसको रिजेंबल करेगी? ऑटोगैमी को। ठीक है, इसमें भी हमें क्या देखने को मिलेंगे? जेनेटिक वेरिएशंस पॉसिबल। ठीक है, अब ऑटोगैमी यानी कि अगर क्या है, एक प्लांट चाहता है कि पॉलिनेशन जो है वो मेरे अंदर ही हो, बाहर से किसी की ज़रूरत मुझे ना पड़े, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कब ऑटोगैमी पॉसिबल है? जब हमारा क्या होगा कि जब हमारे एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज़ हो, तभी क्या करे? जो हमारा स्टिग्मा है उसको क्या कर ले? रिसीव कर ले। मान लीजिए ऐसा कंडीशन हम कंसिडर करते हैं कि हमारा क्या हुआ? एंथर फट गया और इससे पोलन ग्रेन्स निकल गए, लेकिन स्टिग्मा तैयार ही नहीं है, स्टिग्मा ने उसको रिसीव ही नहीं किया, तो पोलन ग्रेन्स क्या हो गए? वेस्ट हो गए, ऑटोगैमी हो ही नहीं पाई। तो सबसे पहली कंडीशन जो ऑटोगैमी मांगती है वो क्या होती है कि जब यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकले तो स्टिग्मा उसको क्या करे? रिसीव करे। तो एनसीईआरटी बोलते हैं कि क्या होना चाहिए? सिंक्रनी होना चाहिए। ठीक है, तो सिंक्रनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी शुड बी प्रेजेंट फॉर ऑटोगैमी। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है तो हमें क्या चाहिए? पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए? अगर एक ही फूल है तो एंथर और स्टिग्मा क्या हो? इतने पास पास हो कि उन्हें किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत ना पड़े, तभी ऑटोगैमी पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑटोगैमी दो कंडीशन में पॉसिबल है। जब यहाँ से हमारे पोलन ग्रेन्स निकले तो स्टिग्मा शुड बी रेडी टू रिसीव देम, यानी कि एक सिंक्रनी होनी चाहिए पोलन रिलीज में और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। और दूसरी चीज़, जो हमारा एंथर और स्टिग्मा है वो इतने क्लोज प्रेजेंट हो कि किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन्स निकले वो जाके सीधा कहाँ पर लैंड करे? स्टिग्मा के ऊपर लैंड करे। तो मोटा मोटा हमने ये यहाँ से समझ लिया। ठीक है, सो दिस इज ऑटोगैमी, यानी कि सेम फ्लावर होगा। जीटनोगैमी प्लांट एक लेकिन फूल दो। जीनोगैमी यानी कि दो डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, इन दोनों में क्या हो? इसमें हमें जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, जबकि इन दोनों में क्योंकि प्लांट एक ही है तो जेनेटिक वेरिएशंस देखने को हमें नहीं मिलेंगी। ठीक है, फिर हमने दो कंडीशंस यहाँ पे देखी कि ऑटोगैमी इज़ पॉसिबल जब यहाँ पे सिंक्रनी हो दोनों के बीच में और दोनों क्या हो? पास पास रहें। ठीक है, अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, चेस्मोगैमस फ्लावर्स एंड क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, नाम से ही सबसे पहले इनको याद करने की कोशिश करेंगे। अब चेस्मो में आप इसको याद रख सकते हैं, इसके अंदर ओ आ रहा है तो आप इससे याद रख सकते हैं ये क्या होंगे? ओपन फ्लावर्स होंगे। ठीक है, तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स और ओपन फ्लावर्स, जबकि जो क्लीस्टोगैमस होंगे तो यहाँ से ये किससे? क्ल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें ही हम इसको क्या बोल देंगे? ये क्या रहेंगे? क्लोज्ड फ्लावर्स होंगे। तो इनको एक याद रखने का छोटा सा तरीका है, क्लीस्टोगैमस स्टार्ट्स विद Cl एंड क्लोज स्टार्ट्स विद Cl। ठीक है, अब चेस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं? ओपन होते हैं, यानी कि ये क्या हुए हैं? फूल जो है ये खुला पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर फूल खुला पड़ा हुआ है तो उसके एंथर और स्टिग्मा भी क्या रहेंगे? एक्सपोज्ड रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये इसका एंथर रहा, ये इसका स्टिग्मा रहा, ये क्या है? एक्सपोज्ड है। तो हो सकता है कि इसमें पॉलिनेशन जो हो वो सेल्फ भी हो सकती है और क्रॉस भी हो सकती है। अब ठीक है, अब क्योंकि फूल खुला पड़ा है तो हो सकता है कि फ्लावर में से खुद जब एंथर डहीस हो तो क्या निकले? पोलन ग्रेन्स निकले और खुद जाके इसके ऊपर बैठ जाए, तो क्या होगी? सेल्फ पॉलिनेशन हो गई। या फिर हो सकता है जैसे ही यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन्स निकले, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आया और उसको लेके क्या चला गया? किसी और फ्लावर के ऊपर चला गया, तो फिर क्या हो गई? क्रॉस पॉलिनेशन होगी। तो क्योंकि चेस्मोगैमस फ्लावर्स ओपन पड़े हैं तो दोनों पॉलिनेशंस की पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ से तीसरी कंडीशन देखते हैं। मान लो क्या हुआ? ये फ्लावर में से क्या हुआ? एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकले। ठीक है, एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकले और वो क्या हुआ? यहाँ पे जाके उन्होंने लैंड ही नहीं किया। ठीक है, जब हमारा एंथर में से
पॉलन ग्रेन्स निकले तो स्टिग्मा क्या था, रिसेप्टिव नहीं था, स्टिग्मा ने उसको रिसीव ही नहीं किया, तो हमारे पॉलन ग्रेन्स क्या हो गए, वेस्ट हो गए, तो सीड सेट बना ही नहीं। ठीक है, तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो ओपन फ्लावर्स हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि जब भी यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे उनकी लैंडिंग होएगी ही स्टिग्मा पर, क्योंकि वो क्या पड़े हैं, खुले पड़े हैं। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या होता है कि सीड सेट की एश्योरिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें क्या बनने वाले, सीड बनने वाले हैं। ठीक है, जबकि अगर हम देखते हैं क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स को, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स क्या पड़े हैं हमारे, क्लोज्ड पड़े हैं। ठीक है, क्लोज्ड फ्लावर्स क्या हो गए, क्लीस्टोगैमस। ठीक है, अब क्योंकि वो बंद पड़े हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होने ही नहीं वाली, क्योंकि वो फ्लावर क्या है, क्लोज्ड है, तो यहाँ तक कोई पॉलिनेटिंग एजेंट पहुँचने ही नहीं वाला, ना कोई इंसेक्ट पहुँचने वाला, ना कोई विंड पहुँचने वाली है। तो मतलब कि जो भी यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे वो उनको खुद ही जाके क्या करना पड़ेगा, एंथर के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर उन्हें जाके लैंड करना पड़ेगा। तो इसमें 100% ऑटोगैमी ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें ऑटोगैमी अब कब पॉसिबल होगी, हमने देखा था 2 कंडीशंस पहले, जब ऑटोगैमी तभी होगी इसमें जब क्या होगा, एंथर और स्टिग्मा बहुत ज़्यादा पास होंगे, या फिर इनके अंदर क्या होगी, एक सिंक होना चाहिए कि जैसे ही पोलन रिलीज़ होगा स्टिग्मा को क्या होना पड़ेगा, उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है, फूल बंद पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे पॉलिनेटर्स यहाँ पे आने नहीं वाले, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि वो स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड करेंगे। तो यहाँ पे अश्योर्ड सीड सेट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी ही होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, अश्योर्ड सीड सेट होगा ही होगा, इवन इफ पॉलिनेटर्स आर एब्सेंट। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी ने ऑटोगैमी के अंदर ही इन दोनों फ्लावर्स को इंक्लूड किया है, और लाइन बोलती है कि सम प्लांट सच एज वायला, आपने देखा होगा रेड कलर का कॉमन पेंसी का जो फ्लावर आता है उसमें क्या होता है, हमने देखने को जो मिलता है वो एक्सपोज्ड उसके अंदर स्टेमन्स और एंथर रहते हैं, तो वो हम कैस्मोगैमस फ्लावर्स के अंदर एक अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। तो सम प्लांट्स सच एज वॉयला यानी कि कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, कैस्मोगैमस फ्लावर्स एंड क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, तो ये आप सब ऑटोगैमी के अंदर ही इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, तो अगर ये आपके पास MCQs में क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो क्या करेंगे, आपके पास 3 ऑप्शंस दे देंगे और 4th एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव या नन का डाल देंगे कि डैश प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो ये तीनों आपने इनके नेम्स याद रखने हैं, वॉयला कॉमन पेंसी के नाम से भी आ सकता है, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, 3 फ्लावर्स है जो कि 3 प्लांट्स है जो कि क्या करते हैं, 2 तरह के फूल प्रोड्यूस करते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स और क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लीस्टो यानी कि क्लोज, कैस्मो यानी कि ओपन। अब जो ओपन फ्लावर्स हैं उनके एंथर और स्टिग्मा भी एक्सपोज रहेंगे। अब क्योंकि वो खुले हैं तो उनमें क्या हो सकते हैं, दोनों तरह की पॉलिनेशन हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है, खुद यहाँ पे लैंडिंग हो जाए, या क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है, कोई इंसेक्ट पॉलन ग्रेन को लेके कहीं किसी दूसरे फ्लावर पर लैंड कर जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। और इसमें सीड सेट की अश्योरिटी 100% नहीं होती, क्योंकि हो सकता है जब ये यहाँ से डहीज करे तो ये यहाँ से इसको रिसीव ना करे, इसलिए सीड सेट की 100% एश्योरेंस नहीं होती, जबकि क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स में अश्योर्ड सीड सेट्स हमें मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एंथर और स्टिग्मा होता है वो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए ताकि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफ़र हो सके, पॉलिनेशन हो सके, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब ये जो एजेंट्स है यानी कि जो पॉलिनेशन कराएंगे, उन वो जो एजेंट्स हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, एबायोटिक में हमारे पास क्या आ गया, विंड आ गई, वाटर आ गई। ठीक है, वाटर आ गया। अब एबायोटिक एजेंट जो विंड पॉलिनेशन होती है उसको नाम और क्या दिया जाता है, एनीमोफिली। वाटर को क्या दिया जाता है, हाइड्रोफिली। जबकि एक दूसरी टाइप होती है बायोटिक एजेंट्स की, जिसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, एनिमल्स को। एनिमल्स में क्या आगे, इंसेक्ट्स आगे, बीज आगे, वास्प्स आगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विंड पॉलिनेशन से। ठीक है, विंड पॉलिनेशन जो है ये सबसे ज़्यादा एबायोटिक एजेंट्स में सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है वो हमें देखने को मिलती है विंड पॉलिनेशन। हवा चलेगी, पॉलन ग्रेन्स उड़ेंगे और सीधा यहाँ पे स्टिग्मा पे जाके लैंड करेंगे। ठीक है,
सो वी कैन से दैट विंड पॉलिनेशन इज़ मोर कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक है, अब जब विंड पॉलिनेशन हो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो कि फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर दोज कंडीशंस। ठीक है, विंड पॉलिनेशन के लिए जो हमारे ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, ताकि जैसे ही हवा चले और जो लाइट चीज़ होगी उसको उड़ने में आसानी होगी। इसलिए जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं विंड पॉलिनेशन के लिए वो क्या होते हैं, लाइट होते हैं, ताकि उनको उड़ने में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी चीज़ वो क्या होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी जाकर स्टिक कर रहे हैं, कि स्टिग्मा तक पहुंचने से पहले ही वो कहीं पे जाकर स्टिक कर गए तो वो वेस्ट हो जाएंगे। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो हमारे जो स्टेमन होता है वो क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। यानी कि मान लो अगर ये हमारा क्या है, फ्लावर है, तो इसमें से स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ताकि जो पोलन ग्रेन्स है जैसे ही हवा चले वो क्या करे, ईजिली बाहर निकल जाएं, कोई रुकावट ना मिले उनको बाहर निकलने में। ठीक है, तो स्टेमन क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। दूसरी और जो हमारा स्टिग्मा है उसको क्या होना चाहिए, बड़ा सा होना चाहिए। मान लीजिए हमारा क्या है, स्टेमन है, ये क्या होगा, वेल एक्सपोज्ड होगा, तो हवा चलेगी, यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकले और जिस भी ये स्टिग्मा पर लैंड करें तो ये स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसको भी बड़ा होना पड़ेगा ताकि पोलन ग्रेन्स ईजिली इस पे आकर लैंड कर पाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, स्टिग्मा के ऊपर ऐसे फेदर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये क्या कर सके, जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं इसको क्या कर सके, ईजिली ट्रैप कर सके। ठीक है, ओके तो अब मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है। ठीक है, उनकी ओवरी में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है, यानी कि वो क्या होते हैं, मोनो ओव्यूलर होते हैं। अब जब एक ही ओव्यूल होगा, मान लीजिए बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आए और ओव्यूल एक ही प्रेजेंट है, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसीलिए इन प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है कि ये जो इसमें जो ये ओव्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, गुच्छे में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आप छल्ली भुट्टे को देखेंगे, उसमें क्या होता है, कॉर्न कॉब में बहुत सारे ऐसे करके आपको कॉर्न्स देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि इनमें एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, इसलिए ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम ना हो, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, झुंड में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है दैट इज़ कॉर्न कॉब। ठीक है, टैसल्स हम इसको इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जो झुंड में प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, टैसल्स। ठीक है, तो कॉर्न कॉब में जो टैसल्स हमें देखने को मिलते हैं उसमें होता क्या है कि जो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं वो क्या करते हैं, हवा में ज़ोर ज़ोर से ऐसे झूलते हैं। ठीक है, ताकि वो ईजिली क्या कर सके, पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। ठीक है, दूसरा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स का जो हमें देखने को मिलता है वो आती है ग्रासेस। ठीक है, तो विंड पॉलिनेशन में आपने जो दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एक तो रखना है छल्ली भुट्टा यानी कि कॉर्न कॉब का, और दूसरा जो हमारी जो होती है ग्रासेस होती है, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेशन। ठीक है, तो विंड पॉलिनेशन में मोटे मोटे पॉइंट सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि विंड पॉलिनेशन दोनों में, विंड और वाटर में सबसे ज़्यादा देखने मोर कॉमन देखी जाने वाली पॉलिनेशन है। ठीक है, ये आपके साथ एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सी विंड या वाटर में से कौन सी पॉलिनेशन इज़ मोर कॉमन। तो विंड पॉलिनेशन इज़ मोर कॉमन। फॉर विंड पॉलिनेशन टू अकर देयर आर सम कंडीशंस दैट नीड टू बी फुलफिल्ड। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। जो हमारा स्टिग्मा है वो क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा स्टिग्मा है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि वो इजीली क्या कर सके, ट्रैप कर सके पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, और कुछ इसके ऊपर फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये इजीली क्या कर सके, ट्रैप कर सके पोलन ग्रेन्स को अगेन। ठीक है, अब जो विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स जो हमें प्लांट्स जो हमें देखने को मिलते हैं मोस्टली उनमें पाया जाता है कि वो मोनो ओव्यूलर होते हैं। अब क्योंकि एक ही अगर ओव्यूल प्रेजेंट होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम ना हो, इसलिए इनमें देखा जाता है कि ये सारे क्या रहते हैं, झुंड में प्रेजेंट रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें जो देखने को मिलता है दैट इज़ कॉर्न कॉब, छल्ली भुट्टा जिसे हम बोलते हैं। उसमें आपके पास एक एनसीईआरटी में लाइन दी गई है कि कॉर्न कॉब कंटेन्स टैसल्स, और ब्रैकेट में लिखा गया है कि दैट इज स्टिग्मा एंड स्टाइल वेव इन विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ग्रासेस। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको हर पॉलिनेशन के याद होने चाहिए, इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो हैं ग्रासेस एंड कॉर्न कॉब। ठीक है,
अब नेक्स्ट कमिंग टू वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। अब जो वाटर पॉलिनेशन है वो विंड पॉलिनेशन से कम पाई जाती है, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट रेयर। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है कि लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा मोस्टली मोनोकोटिलिडेंस, कि जो हमें वाटर पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, मोनोकोटिलिडेंस में ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें भी एग्जाम्पल्स हमने याद रखने हैं। सबसे पहले वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलती है लोअर प्लांट ग्रुप्स। लोअर प्लांट ग्रुप्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट जो ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है, यानी कि जो लो होते हैं, सिर्फ ऑन द ग्राउंड रहते हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब में हमें वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कि हमें याद रखने पड़ेंगे। विंड पॉलिनेशन में हमने एग्जाम्पल्स देखे कॉर्न, कॉपर, ग्रासेस के। वाटर पॉलिनेशन में स्टार्टिंग हम कर रहे हैं सबसे पहले लोअर प्लांट ग्रुप, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स कैन बी सीन। अब वाटर पॉलिनेशन का दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। अब एक्वेटिक प्लांट्स में हम दो तरह के एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला से, ठीक है। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो है, इनमें हमें जो पॉलिनेशन देखने को मिलती है वो मिलती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द अबव द वाटर सरफेस हमें देखने को मिलेगी। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में जो हमारा जो फीमेल फ्लावर होता है उसकी जो वो क्या करती है, वाटर के लेवल से अबव आ जाती है, क्योंकि इसकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसकी स्टॉक क्या रहती है, लंबी होती है, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में हमें देखने को मिलेगा, ये मान लीजिए वाटर सरफेस है, तो होगा क्या, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या करेगा, अपनी लंबी स्टॉक की हेल्प से वाटर सरफेस के ऊपर आ गया, ठीक है। अब और जो हमारा मेल फ्लावर होगा वो क्या करेगा, ये हमारा मान लीजिए क्या है, मेल फ्लावर है, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स को इसने, ये हमारा एंथर है, इसने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ कर दिया, ठीक है। अब जोर से क्या आया, पानी का फ्लो आया, वाटर करंट्स आए, और ये जो पॉलन ग्रेन्स हो गए ये क्या कर गए, अबव द वाटर सरफेस पहुँच गए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब ये अबव वाटर सरफेस पहुँच गए तो इनमें से कुछ पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, यहाँ पर लैंड कर जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन अचीव हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में देखने को मिलता है, जिसमें आपने बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि जो फीमेल फ्लावर होता है उसके पास क्या होता है, एक लंबी सी स्टॉक होगी जिसके हेल्प से वो क्या करता है, अबव वाटर सरफेस पहुंच जाएगा। यहाँ पे एंथर क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ करेगा, और ये जो पॉलन ग्रेन्स होंगे ये क्या करेंगे, वाटर करंट्स की हेल्प से क्या करेंगे, ये यहाँ पर इसके ऊपर लैंड कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमें देखने को फर्टिलाइजेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में लिखा है कि एक्वेटिक प्लांट्स में सबसे पहला एग्जांपल हमने याद रखना है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला का, जिसमें वो बोलते हैं कि पॉलिनेशन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड फीमेल फ्लावर रीचेज वाटर सरफेस, ठीक है। वाटर सरफेस पे कैसे पहुंचेगी, बाय लॉन्ग स्टॉक, ठीक है। एंड मेल फ्लावर यानी कि पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन सरफेस पैसिवली बाय वाटर करंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हमें देखने को मिलता है सी ग्रासेस यानी कि जोस्ट्रा का, ठीक है। अब सी ग्रासेस या सी ग्रासेस के अंदर जो हमें एग्जाम्पल स्पेसिफिकली जो एनसीईआरटी में बताया गया है ये आपने याद रखना है, जोस्ट्रा का। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पॉलिनेशन हो रही है, अभी हमने वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में क्या देखा कि जो हमारी पॉलिनेशन हुई वो कहाँ हुई, अबव द सरफेस ऑफ वाटर हुई, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, अबव द सरफेस ऑफ वाटर होगी। जबकि सी ग्रासेस और जोस्ट्रा में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होगी, जो हमारी पॉलिनेशन होगी वो वाटर सरफेस के अंदर ही होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, जो फीमेल फ्लावर है उसकी स्टॉक लंबी नहीं है तो वो भी क्या रहेगी, पानी के अंदर ही रहेगी, और जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो भी पानी के अंदर ही रिलीज होंगे। तो ये हमारा पानी है, यहाँ पे हमारा क्या है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, यहाँ पे ही पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए और जो पॉलिनेशन हुई वो फ्लावर के, वो वाटर के सरफेस के अंदर ही हुई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सी ग्रासेस जोस्ट्रा में देखने को मिलेगा कि पॉलिनेशन अकर्स अंडर वाटर सरफेस, फीमेल फ्लावर इज सबमर्ज्ड इन वाटर यानी कि पानी के अंदर है, एंड पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन वाटर, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं एनसीईआरटी के अंदर कि सी ग्रासेस यानी कि जोस्ट्रा में जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होंगे वो कैसे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो कैसे होंगे, रिबन लाइक होते हैं। रिबन लाइक वो इसीलिए होते हैं ताकि वो क्या कर सके, फ्लोट कर सके पानी के अंदर, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर कुछ रिबन लाइक होगा। रिबन लाइक उनको इसलिए बनाया गया है ताकि थोड़ा सा वो
क्या उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वो फ्लोट करके यहाँ तक पहुँच पाए एटलीस्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्योंकि उनको पानी के अंदर ही रहना है इसलिए वो रिबन लाइक होते हैं, और ताकि वो भीगे ना इसलिए उनके उनके ऊपर एक कवरिंग रहती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग हमें देखने को मिलती है उन पॉलन ग्रेन्स के ऊपर, ताकि वो गीले ना हो और मुरझाए ना, ठीक है। तो सी ग्रासेस और जोस्ट्रा में बेसिकली मोटी मोटी चीज़ हमने जो कि याद रखनी है वो ये है कि पॉलिनेशन पानी के अंदर ही होगी, और जो हमें पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, ऐसे रिबन लाइक होंगे, ताकि उनका सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़े और वो ताकि हमारे यहाँ तक पहुँच पाए, ठीक है। और उनके ऊपर क्या है, एक कवरिंग रहती है, और म्यूसिलेज ऑयली कवरिंग रहेगी, ताकि जिससे वो भीगे ना और वो पानी के अंदर बिल्कुल ही वेट ना हो, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल एक्वेटिक प्लांट्स में हमें जो देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलेगा वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली का, ठीक है। इसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी पॉलिनेशन होती है वो वाटर लेवल के अबव होएगी, यहीं पे ही हमारी क्या होगी, पॉलिनेशन होगी। अब इसमें जो एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, वो चीज़ ये है कि हालांकि ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो पॉलिनेशन हो रही है वो वाटर के थ्रू नहीं हो रही, वो कौन करा रहे हैं, इंसेक्ट्स या विंड करा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्या पानी है अबव द सरफेस ऑफ वाटर, ये हमारा क्या पड़ा हुआ है, स्टिग्मा है, यहाँ पे हमारे क्या हो गए, पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ तक मूव कैसे करेंगे, कोई इंसेक्ट आएगा या हवा आएगी जिसके कारण ये पोलन ग्रेन्स उड़ेंगे और यहाँ पर बैठेंगे और फिर पॉलिनेशन होगी। तो ये बहुत अच्छी एक्सेप्शन है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं जो आपको याद रखने। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के ये एक क्या है, एक धोखा है कि भले ही यहाँ पे पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन है, प्लांट्स एक्वेटिक है, लेकिन पॉलिनेशन कैसे अचीव हो रही है, इंसेक्ट्स या विंड से, ठीक है। So these are the examples which we have to remember in aquatic plants. सबसे पहले वेलिस्नेरिया और हाइड्रोला, सरफेस ऑफ वाटर, अबव वाटर सरफेस, इसमें पॉलिनेशन होगी। सी ग्रासेस और जोस्ट्रा जिसमें क्या होगी, अंडर वाटर सरफेस हमारी पॉलिनेशन होगी। और तीसरे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इनमें भी क्या होगी, अबव द वाटर ही पॉलिनेशन होगी, लेकिन पॉलिनेशन होगी किससे, इंसेक्ट्स या विंड की हेल्प से होगी, ना कि वाटर की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में एनसीईआरटी में एक टर्म को बार बार यूज़ किया गया है, वो है हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट आपने +1 में भी पढ़ा है कि हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स आते थे जिसमें हमें अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल विद डायग्राम बताया जाता था। तो हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल यानी कि जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक ही फ्लावर या एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि जिनके अंदर क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे हर्मेफ्रोडाइट्स यानी कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, यानी कि उनके अंदर क्या है, एंथर और हमारा जो स्टिग्मा है वो सेम ही फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बार बार क्या होती रहेगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, यानी कि हमारे एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, स्टिग्मा पर लैंडिंग होएगी, बार बार क्या हो रही है, अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुई जा रही है, कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में कॉमनली हमें क्या देखने को मिलती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, जिसके कारण क्या होता है, अब कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने को ही नहीं मिलेगी, एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर है, उसी के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके अंदर हमें क्या वेरिएशन, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। अगर वेरिएशन कभी आएगी ही नहीं तो कोई इवोल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो जिसके कारण क्या आता है, एक ही ब्रीड में बार बार ट्रांसफ़र, बार बार पॉलिनेशन, बार बार फर्टिलाइजेशन के क्या कारण आता क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि अगर हम एक ही ब्रीड में बार बार फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो इनहेरिटेंस होती है बार बार सेम जीन्स की, जिसके कारण इवोल्यूशन नहीं हो पाती और डिक्रीज ओवरऑल हेल्थ ऑफ प्लांट हम कह सकते हैं हो सकती है, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए ही फ्लावर्स ने कुछ तरीके निकाले, कुछ डिवाइसेस आए जिनको नाम दिया जाता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ये ब्रीफ में अगर हम बताएं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते क्या, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे, ठीक है। अब वेरियस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करते हैं। सबसे
सबसे पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस हमारे पास क्या हो सकता है कि सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है पॉलन रिलीज़ में और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। मतलब कि जब मान लीजिए हमारा क्या हुआ, एंथर पहले मैच्योर हो गया और स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं हुआ, तो एंथर मैच्योर अगर हो भी गया तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ होंगे लेकिन स्टिग्मा उसको रिसीव ही नहीं कर पाएगा। या वाइस वर्सा हो सकता है कि हमारा स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया, स्टिग्मा रिसीव कर रहा है लेकिन अभी पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हुए ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जिससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है वो क्या होती है, नॉन सिंक्रोनी हो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में, यानी कि जब पॉलन रिलीज हो तो स्टिग्मा उनको रिसीव ना कर पाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, हमारा जो स्टिग्मा और जो हमारा एंथर है उनकी क्या हो, पोजीशन जो हो वो दूर दूर हो जाए ताकि ऑटोगैमी यानी कि ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो ही ना पाए। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या पड़ा है, स्टिग्मा पड़ा है। ठीक है, ये हमारा है एंथर। अगर मान लीजिए एंथर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया स्टिग्मा से, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा कर लेते हैं, स्टिग्मा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया एंथर से, तो अगर पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ होंगे भी तो बिना पॉलिनेटिंग एजेंट्स के क्या हो, पॉलिनेशन हो ही नहीं सकती, तो ऑटोगैमी के चांसेस खुद रिड्यूस हो जाएंगे। तो एक आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या आया कि डिफरेंट पोजीशंस बनाई प्लांट्स ने जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो डिफरेंट पोजीशंस ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर, ताकि पॉलन जो है वो कॉन्टैक्ट में ना आ पाए सेम फ्लावर के। ठीक है, तीसरी चीज़ प्लांट ने निकाली वो थी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। प्लांट्स में एक जेनेटिक मैकेनिज़्म आया जिसमें प्लांट्स ने क्या करना शुरू किया, खुद के पॉलन को स्टिग्मा ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो ये एक जेनेटिक वेरिएशन आई है प्लांट्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि प्लांट ने क्या किया है, खुद के अपने ही पॉलन को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये इसमें होता क्या है, इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोटा मोटा जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बारी ब्रीफ में। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहले एक टर्म आती है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब वो होता है, हर्मेफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो जो हमें मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल, यानी कि वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, जिसके कारण अगर एक ही प्लांट में हमारा एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट है जिसके कारण हमें बार बार सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगी। सेल्फ पॉलिनेशन होगी बार बार तो वेरिएशन नहीं आएगा, इवोल्यूशन नहीं आएगा, जिसके कारण हमें देखने को मिलता है एक ही ब्रीड के अंदर डिप्रेशन, यानी कि कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एक ही ब्रीड में बार बार फर्टिलाइजेशन होने के कारण क्या आ गया, क्वालिटी में डिप्रेशन आ गया। ठीक है, दस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्लांट्स ने क्या किया, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बनाए जिससे वो क्या कर सके, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज और क्रॉस पॉलिनेशन को एंकरेज। सबसे पहला उन्होंने प्लांट्स ने क्या तरीका निकाला, नॉन सिंक्रोनी हुई पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। दूसरी चीज़ क्या हुई, डिफरेंट पोजीशंस कर ली स्टिग्मा और एंथर ने आपस की, कि एक लंबा हो गया एक छोटा हो गया ताकि ये आपस में क्या कॉन्टैक्ट में आ ही ना पाए। ठीक है, तीसरी चीज़ निकाली गई जेनेटिक मैकेनिज्म था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कि प्लांट्स ने खुद के ही पॉलन को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और चौथा हमारे पास जो हमारे प्लांट्स हैं उन्होंने क्या किए, बाइसेक्सुअल की जगह यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी कि एक फ्लावर के अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दोनों मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स एक फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होंगे। अब उसमें भी हमारे पास दो चीज़ें आ सकती हैं, मोनोशी और डायसी। ठीक है, डायसी का मतलब क्या होगा कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होंगे वो डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे, यानी कि जो जैसे हम मान लीजिए पपीते की अगर हम बात करते हैं तो पपाया में क्या होता है, एक प्लांट जो होता है या तो वो पूरा का पूरा फीमेल प्लांट होता है या वो पूरा का पूरा मेल प्लांट होता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, ऑटोगैमी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्लांट ए है और ये हमारा प्लांट बी है, तो इसमें क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसमें क्या होगा कि ऑटोगैमी पॉसिबल ही नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन ये कर ही नहीं सकता। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या, इसके अंदर जीनोगैमी ही होगी, इसमें ना ऑटोगैमी पॉसिबल है ना जीटनोगैमी पॉसिबल है, क्योंकि फ्लावर जो हैं वो सेम प्लांट पर नहीं होंगे, डिफरेंट जो प्लांट्स के लिए पॉलिनेशन होनी ही पड़ेगी। ठीक है, दूसरी हमारे पास कंडीशन आती है मोनोसी। मोनोसी के अंदर क्या होगा कि प्लांट एक ही होगा लेकिन हो सकता है कि एक फूल
के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो और एक फ्लावर के ऊपर क्या हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो। तो इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही फ्लावर के पास दोनों ऑर्गन नहीं है। लेकिन इसमें जीटनोगैमी पॉसिबल है कि एक ही प्लांट के दोनों फूलों के बीच में क्या हो सकती है, पॉलिनेशन हो सकती है। इसलिए हम बोलते हैं कि मोनोसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि सेम फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं हो रही, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, लेकिन जीटनोगैमी इसमें प्रेजेंट रहेगी। ठीक है। जबकि डाइसी, अगर हम डाइसी यानी कि पपाया के अंदर देखें तो उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा प्लांट ही मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसमें क्या होगा, जीनोगैमी देखने को मिलेगी और इसमें प्रिवेंट होती है दोनों ही, ऑटोगैमी और जीटनोगैमी। ठीक है। तो ये आपने एग्जाम्पल्स आ सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर जो दिए गए हैं। आपके पास नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोनोसी के एग्जाम्पल्स। तो मोनोसी के एग्जाम्पल्स में आपने याद रखना है कैस्टर और मेज़ को। जबकि डाइसी में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है पपाया का। जो पपीते का एक पूरा पेड़ होता है, वो आप इसको ऐसे याद रखें कि जो पपाया का पेड़ होता है या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। जबकि कैस्टर और मेज़ में क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एक ही प्लांट पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो मोनोसी दस प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जीटनोगैमी, जबकि जो डाइसी होती है इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी। ठीक है। डाइसी याद रख लो कि जो डाइसी होती है ये क्या करती है, दोनों को प्रिवेंट करती है। डाई यानी कि प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी। मोनोसी क्या करेगी, मोनो यानी कि एक ही चीज़ को प्रिवेंट करेगी, तो प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जीटनोगैमी। ये एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने का तरीका है, बाकी तो याद तो आपको करना ही है। जस्ट एक छोटा सा तरीका है कि मोनो यानी कि एक ही चीज़ को प्रिवेंट करेगी, डाई यानी कि दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करेगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देखे कि हम कैसे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें चौथा तरीका जो हमने देखा था दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक है। तो पोलन और पिस्टिल के इंटरैक्शन में जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको एक टर्म दी गई है दैट इज़ पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में क्या क्या होता है वो पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह के पोलन हो सकते हैं, एक होता है राइट टाइप का और एक होता है रॉन्ग टाइप का। ठीक है। अब राइट टाइप का जो पोलन होगा, राइट टाइप का पोलन का मतलब क्या है, वो पोलन जिसको स्टिग्मा क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, वो क्या हो गया, राइट टाइप का पोलन हो गया। राइट टाइप का पोलन है यानी कि उस पोलन को हमारे स्टिग्मा ने एक्सेप्ट कर लिया और वो आगे जाके क्या करने वाला है, फर्टिलाइजेशन कराने वाला है। ठीक है। जबकि रॉन्ग टाइप का पोलन वो होगा जिसको हमारा, वो पोलन जिसको हमारा स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा और आगे फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं होगी, वो क्या हो गया, रॉन्ग टाइप का पोलन हो गया। ठीक है। अब राइट टाइप का पोलन कौन सा हो सकता है, राइट टाइप का पोलन वो होगा जो कि क्या होगा, सेम स्पीशीज़ का होगा जो स्टिग्मा की स्पीशीज़ है। ठीक है। अगर वो किसी दूसरी स्पीशीज़ का होगा तो वो क्या होगा, रॉन्ग टाइप का होगा। ठीक है। राइट टाइप का पोलन हम और क्या बोल सकते हैं, जो सेम टाइम कंपैटिबल है, यानी कि जब ये मैच्योर हुआ, जब हमारा पोलन मैच्योर हुआ तभी अगर हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा स्टिग्मा है ये मैच्योर अगर हो गया तो इसको हम क्या बोल देते हैं, राइट टाइप का पोलन हो गया, यानी कि इनके आपस में कंपैटिबिलिटी है। ठीक है। तो मोटी मोटी चीज़ ये है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो पोलन है वो दो तरीके का हो सकता है, एक होता है राइट टाइप का पोलन, एक होता है रॉन्ग टाइप का पोलन। जो राइट टाइप का पोलन है आगे जाके वो क्या होने वाला है, एक्सेप्ट होने वाला है, और जो रॉन्ग टाइप का पोलन है वो आगे जाके क्या होने वाला है, रिजेक्ट होने वाला है। अगर एक्सेप्ट होगा तो आगे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है। जबकि अगर वो रिजेक्ट होगा तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है। राइट टाइप का पोलन जो होगा वो क्या वो होता है सेम स्पीशीज़ के अगर दोनों होंगे तो वो राइट टाइप का पोलन होगा, अगर किसी दूसरी स्पीशीज़ का होगा तो वो क्या होगा, रॉन्ग टाइप का होगा। ठीक है। अब ये हमारा जो स्टिग्मा है ये कैसे पहचानता है कि पोलन राइट टाइप का है, रॉन्ग टाइप का है, मतलब कि सेम स्पीशीज़ का है या नहीं है, या कंपैटिबल है या नहीं है, ये कैसे पहचाना जाता है। स्टडीज़ के द्वारा ये पता लगाया गया है कि हमारे स्टिग्मा और पोलन के ऊपर क्या होता है, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो कि क्या करते हैं, जिनके कारण जो स्टिग्मा ये पता लगा पाता है कि वेदर द पोलन इज़ ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। तो ये MCQs में बहुत बार
पूछा जाता है कि ये जो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन है ये किस पे बेस्ड है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, केमिकल इंटरैक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन इज़ बेसिकली अ केमिकल इंटरैक्शन, कोई फिजिकल इंटरैक्शन नहीं है, केमिकल, यानी कि थोड़ी दूर से ही स्टिग्मा पहचान लेता है कि ये जो मेरा पोलन जो मेरे पास आ रहा है, वेदर कि मुझे इसे रिजेक्ट करना है या मुझे इसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो केमिकल्स के द्वारा ये जो होती है हमें इंटरैक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है कि है क्या, तो ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, ठीक है, पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा until pollen tube enters the ovule are called as pollen pistil interaction। ये चीज़ें, ये वाली लाइन आपको अभी समझ आएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड एज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसमें दो चीज़ें होती है, राइट टाइप का हो सकता है, रॉन्ग टाइप का हो सकता है, और ये जो इंटरैक्शन है ये क्या है, केमिकल इंटरैक्शन है प्योरली। ठीक है, नाउ लेट अस कंसिडर कि कंपैटिबल पॉलिनेशन हो गई, यानी कि ये जो हमारा स्टिग्मा है इसने क्या किया, राइट टाइप ऑफ पोलन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ से एंथर से निकल के पोलन ग्रेन हमारा यहाँ पर लैंड हो गया और उसको स्टिग्मा ने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, तो क्या होगा, फिर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी और जो हमारी पोलन ट्यूब है वो स्टिग्मा और स्टाइल से होती हुई कहाँ पर पहुँच जाएगी, ओवरी के पास। ठीक है, अब ओवरी से ये क्या करेगी, फिर ओव्यूल में एंटर करने की तैयारी करेगी। अब पीछे से अगर हम रिकॉल करें तो हमने देखा था कि जो हमारा ओव्यूल होता है उसमें होता क्या है, माइक्रोपाइलर एंड पर हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। एग अपरेटस को याद करो, एग अपरेटस में हमने बोला था कि हमारे पास क्या होता है, एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, एग अपरेटस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओव्यूल हो गया, ये इसकी माइक्रोपाइलर एंड है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल और बीच में क्या रहता है, सेंट्रल सेल। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ओव्यूल है और ये हमारा ओव्यूल है, इसके पास हमें देखने को मिले 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल। ठीक है, ये हमारी पोलन ट्यूब क्या कर गई है, ग्रो कर गया है। अब ये क्या कर रही है, ओव्यूल के अंदर जाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, तो ये जो हमारी पोलन ट्यूब है ये क्या करती है, ये सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स के थ्रू क्या कर जाती है, यहाँ पे एंटर कर गई। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि कंपैटिबल पोलिनेशन हो गई, पोलन ग्रेन्स क्या किए, जर्मिनेट कर गए स्टिग्मा पर और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई। पोलन ट्यूब क्या करेगी, ग्रो करेगी थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल टू ओवरी। फिर पोलन ट्यूब क्या करेगी, एंटर करेगी ओव्यूल में। ठीक है, ओव्यूल से फिर वो क्या करेगी, एंड देन इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स के अंदर एंटर कर गई थ्रू फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस हमने देखा था कि क्या होती है, ये इरेगुलर से थिकनिंग जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये मेरी पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब यहाँ से होते होते क्या करेगी, मेरे ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगी थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस और यहाँ पर ये चली जाएगी सिनर्जिड्स के अंदर। ठीक है, अब ये जो हमारी पोलन ट्यूब होती है इसके पास क्या होते हैं, 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बेसिकली सारा प्रोसेस हो क्यों रहा है कि हमने इन 2 मेल गैमीट्स को यहाँ पर लेकर आना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब क्यों ग्रो कर रही है, बिकॉज इट हैज़ टू रिलीज द 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, ये पोलन ट्यूब है मेरी, इसके पास 2 मेल गैमीट्स हैं। अब ये मेल गैमीट्स क्या करेंगे, यहाँ पे सिनर्जिड्स के अंदर एंटर कर गए। तो ये मेरे 2 मेल गैमीट्स रहे, ये क्या करिए फिलीफॉर्म अपरेटस से होते हुए यहाँ पे रिलीज़ हो गए। ठीक है, अब होगा क्या आगे, इनमें से क्या होगा कि जो एक मेल गैमीट है इनमें से होगा क्या, एक मेल गैमीट कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल सेल के अंदर, और दूसरा मेल गैमीट कहाँ रिलीज़ होगा, एग सेल के अंदर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमीट्स रिलीज़ हुए हमारे यहाँ पर सिनर्जिड के अंदर, और सिनर्जिड में से एक एग सेल जो है वो कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल सेल में, और एक जो हमारा मेल गैमीट है वो कहाँ चला जाएगा, एग सेल में। ठीक है, अब सेंट्रल सेल में हमें पता है कि यहाँ पे क्या थे, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे।
अगर आप पिछला याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि हमारे पास सेंट्रल सेल में 2 हमारे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, जबकि एग सेल के पास क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब आगे कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है उसमें आपने बस इतना याद रखना है कि पोलन ट्यूब कैसे कैसे ग्रो करके यहाँ पे सिनर्जिड्स के अंदर जाएगी और 2 मेल गैमीट्स को रिलीज़ करेगी, जिनमें से एक मेल गैमीट जाएगा सेंट्रल सेल में और दूसरा मेल गैमीट कहाँ चला जाएगा, एग सेल में। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नाम ही बता रहा है कि इसमें किया क्या जा रहा है, आर्टिफिशियली हम क्या करा रहे हैं, सुपीरियर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स की प्रोडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 प्लांट्स हैं, एक है प्लांट ए और एक है प्लांट बी। एक प्लांट है जिसके पास क्या हो रहा है, बहुत सारे फ्रूट्स की, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स की वैरायटीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, और दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर क्या आ रहा है कि बहुत अच्छे और बहुत नंबर ऑफ सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इन दोनों को मिक्सिंग कराना ताकि जो हमारा प्रोडक्ट बने उसमें क्या हो, अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी आए और फ्लावर जो हो उनका काउंट ज़्यादा हो और उनका कलर मान लीजिए सुंदर हो। तो उस प्रोसेस को हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में फ्यूजन करवा दिया, इन दोनों की आपस में हाइब्रिडाइजेशन करा दी टू प्रोड्यूस सुपीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट। सो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हम क्या करा रहे हैं, हमारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम करा रहे हैं टू प्रोड्यूस सुपीरियर वैरायटीज़। ठीक है, ये प्रोसेसेस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ये मेज़ में, राइस में हमें देखने को मिल जाता है। इससे बेसिकली हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से एक तो फूड सिक्योरिटी हमें एनहांस होती है, हमारी प्रोडक्ट जो होता है उसकी वैरायटी जो है वो और प्रोडक्शन जो है वो क्या होती है, इम्प्रूव होके आती है। इसीलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराई जा रही है कि जो 2 प्लांट्स हैं उनकी जो सुपीरियर वैरायटीज़ हैं उन दोनों को आपस में क्रॉस कराया जाएगा, जिससे जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर क्या होंगी, सारी हर चीज़ की सुपीरियर वैरायटी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, और सो अब ये किया कैसे जाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया गया है, जिसका नाम है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में, स्पेशली ऑन बैगिंग। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ इमैस्कुलेशन एंड व्हाट इज़ बैगिंग। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन को अगर आप तोड़ें तो ई मतलब कि हटाना और मैस्कुलिन मतलब कि मैस्कुलिन स्ट्रक्चर्स को हटा देना। ठीक है, सो व्हाट इज़ इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन होती है जो प्लांट में मैस्कुलिन स्ट्रक्चर है उसको निकाल देना। मैस्कुलिन स्ट्रक्चर इज एंथर। ठीक है, तो प्लांट में से एंथर का रिमूवल करना यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज इमैस्कुलेशन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एंथर होता है। तो हम क्या करते हैं, फूल को खोलते हैं, उसमें से फोर्सेप्स से हम क्या करते हैं, एंथर को हमारे निकाल देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास क्या हो, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। ठीक है, अगर कोई प्लांट है जिसमें क्या है, जो बाइसेक्सुअल है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तो उसके अंदर हाई चांसेस रहेंगे कि क्या हो जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। अगर प्लांट ने सेल्फ पॉलिनेशन कर ली तो दोबारा से जो हमारा जीन्स आएंगे वो सेम ही प्लांट के आएंगे, कोई सुपीरियर वैरायटी आएगी नहीं प्रोडक्ट के अंदर। इसीलिए किया जाता है, क्या किया जाता है, इसमें से एंथर को यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन एनहांस होगी। फ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो इसकी पॉलिनेशन हम क्या करा देंगे, एक अच्छे प्लांट से कराएंगे जिसके पास सुपीरियर वैरायटी ऑफ क्या हो रहेगा, एंथर रहेगा। तो जिससे हमारे पास क्या रहेगी, सुपीरियर वैरायटी, सुपीरियर हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली यही मकसद है हमारी इमैस्कुलेशन का। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन उन फ्लावर्स में की जाती है जो बाइसेक्सुअल होते हैं, उसमें किया क्या जाता है, हम फोर्सेप्स से फ्लावर को खोल के उसका एंथर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर इस टर्म को ही तोड़ें तो आपको वैसे ही समझ आएगा, ई मतलब कि हटाना और मैस्कुलिन स्ट्रक्चर यानी कि एंथर को रिमूव कर देना यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज इमैस्कुलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला टेक्निक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डन वाइडली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टेक्निक वी हैव इज़ बैगिंग। बैगिंग की जाती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर। ठीक है,
मान लीजिए हमने एक फ्लावर है उसको इमैस्कुलेट कर दिया, यानी कि अब उसके अंदर सिर्फ क्या बचा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचा है, मेल को हमने पहले ही निकाल दिया। तो अब उस फ्लावर को हम क्या करेंगे, एक बैग से ढक देंगे, ठीक है। बैग जो यूजुअली होता है वो किसका बना होता है, बटर पेपर का बना होता है, ताकि बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है, हमने क्या किया, इसको ऐसे ढक दिया ताकि कोई भी अनवांटेड पोलन आके उसके ऊपर ना गिर जाए। इसके साथ अब हमने इसके साथ स्टिग्मा की जो है हमने फर्टिलाइजेशन किससे करानी है, एक सुपीरियर वैरायटी ऑफ पोलन से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। जब हमारे पास सुपीरियर वैरायटी ऑफ पोलन होगी तब हम इसको हटाएंगे, पोलन ग्रेन्स को यहाँ पे डस्ट करेंगे और फ्लावर को दोबारा से रीबैक कर देंगे। यानी कि इसमें हम क्या कराएंगे, पॉलिनेशन जो होगी वो क्या अगर रहेगी, कंट्रोल रहेगी, कोई भी अनवांटेड पोलन इसके ऊपर आकर नहीं बैठेगा। सो दिस इज़ बैगिंग। बैगिंग का मकसद भी ये रहता है कि कोई भी अनवांटेड पोलन, घटिया पोलन इसके ऊपर आकर ना बैठे, सुपीरियर वैरायटी ऑफ पोलन ही इसके ऊपर आकर बैठे, ताकि जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हो उसकी भी क्या हो, सुपीरियर क्वालिटीज़ हों, ठीक है। सो दिस इज़ इमैस्कुलेशन एंड दिस इज़ बैगिंग। बैगिंग जो होती है इट इज़ डन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। बैगिंग में होता क्या है, कवरिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर और इमैस्कुलेटेड फ्लावर विद अ बैग मेड ऑफ बटर पेपर। ये याद रखना, दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQs इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम मेडिकल एग्जाम, कि जो हमारा बैग होता है वो किसका बना होता है, बटर पेपर का बना होता है, ताकि उसको सांस भी आए पौधे को, एकदम ही उसके ऊपर हमने बोरी नहीं डाल देनी है, वी हैव टू कवर इट विद अ लाइट थिंग। तो हम वी स्पेशली चूज़ बटर पेपर, ठीक है, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। और जब हमारा ये स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है तो हम खुद क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को, वांटेड पोलन ग्रेन्स जो है उनको यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करेंगे और फिर फ्लावर को वापस से रीबैक कर देंगे, ताकि अंदर क्या रहे, हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाए। So this is artificial hybridization.